मैं बहुत अमीर था और 4 शादियां कर ली, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि एक तवायफ पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहां की रातें जागती थी और दिन सोता था। हर तरफ गानों की आवाज और ढोलक की आवाजों के साथ साथ घुंघरू की आवाज भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के पास तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस वक्त मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच है कि मैं याश हरगिज नहीं था। मुझे बाजार और हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मैं तो गर्दन झुकाए चल रहा था कि कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों में था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। यह मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो मुझे यहाँ ले आई थी। काफी पुरानी इमारतें थी, छोटी छोटी गलियां थी। हर 2 मंजिले इमारतें से नाच गानों की आवाजें गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए उस कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रहे थे। साथ ही वे ऐसे जुमले बोल रहे थे, साहब हमारे कोठे पर आकर देखो, आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैंने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं थी, जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीजों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली सी चीज थी। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती थी। मेरा जी चाहा कि मैं यहाँ से ही वापस चला जाऊं कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त अमर के कदम रुके थे। इससे पहले कि मैं इनकार करता, अमर ने मेरा हाथ पकड़ा और उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो शहर में सफेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों की बदबू मिलकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। सामने एक लड़की लाल कलर के कपड़े पहने हुए खड़ी हुई थी। लड़की पाँव में घुंघरू पहने, घेरदार फ्रॉक पहने, कानों के झुमकों पर रश्क कर रही थी। सामने कोने पर ढोल वाले बैठे थे और सामने तख्त पर एक औरत मुंह में पान लिए उस लड़की को देखते हुए पाँव हिला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैंने अमर से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे आदमी होकर इतना क्यों घबरा रहे हो। ये कहकर वह मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वह शायद अमर को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक अमर से आंखों के इशारे से पूछने लगी कि ये कौन है। अमर ने कहा, ये मेरा दोस्त है, इसे उस रमशा से मिलवा दो, औलाद चाहिए इसे। अमर ने मेरे आने की असली वजह बताई। उस औरत ने पहले तो पानदान में पान थूका और फिर मुझे देखने लगी। कहने लगी, बैठो मियाँ, यूं खड़े खड़े तो बात नहीं होगी। मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, बस मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं उस तख्त के कोने में जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहेगी। तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी, इसलिए 10 लाख लूंगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैं एक नज़र अमर की तरफ देख रहा था तो वह मुझे तसल्ली दिलाने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूंगा। वह कहने लगी, 12 लाख। मैंने जेब से अपना चेक निकाला और 12 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे लिए पैसे कोई ज़रूरी ही नहीं थे। इस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने 12 लाख का चेक देखा। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चमेली, कहाँ मर गई। उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी थी, लेकिन चेहरे के नक्शे में कशिश थी। कहने लगी, रमशा का ग्राहक है, उससे कहे कि तैयार कर ले। उससे पहले वह चमेली उससे कुछ जाकर कहती तो मैंने उससे पहले सवाल किया कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। हाँ, जाकर देख लो, होश न उड़ जाए तो कहना। जा चमेली, साहब को रमशा के दीदार करा दो। वह चमेली मुझसे कहने लगी, आए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चमेली नाम वाली लड़की के साथ चलने लगा। वह लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था और इस औलाद की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी। मेरे लिए जायज़ है और ये लड़की अब तो तुम्हारे ऊपर से रिश्ते ऐसा है और शायद बच्चा भी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस बात को सुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है, आ जाओ अंदर।
मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी सवरी बैठी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा था, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पाया था कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे खामोश देखा तो वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी, जिसे मैं जानता तक नहीं था, लेकिन मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया, और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं एक दौलतमंद अमीर आदमी था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बेऔलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी, लेकिन आदत की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहाँ से मैंने इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद न दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए थे कि कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल गुजरने के बाद मैंने महक से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर कुछ दिनों तो वह बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगे। मेरी 4 शादियाँ हो गई और 5 साल मैंने अपनी चारों बीवियों के साथ गुजारे, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल मैंने शादीशुदा ज़िंदगी गुजार दिए थे। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा कर थक चुका था। न जाने मसला कहाँ था। हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती थी, बस बीवियाँ ये सहूलियत नहीं रखती थी। कभी कभी मैं आकर इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाया था। मसला एक बीवी में होता तो समझ भी आता, चारों बीवियों में ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था। उसके लिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना पड़ता, लेकिन मेरी बीवियाँ ही बहुत अच्छी औरतें थीं। मैं कैसे उनमें से किसी एक के साथ ज्यादती करता। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्दी से जल्दी चाहिए थी। मैंने इस सिलसिले में जब अमर से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया, जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायफ से क्यों औलाद पैदा करवाऊँगा। वह कहने लगा, फिर एक बीवी को तलाक दे दो। तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। अमर की बात सुनकर मैंने कहा, उस वक्त ही तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसको क्यों छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे पर तुम कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांस भी कम होते जाएंगे। बात तो अमर की भी ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। अमर कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इस बात पर सोचता रहा। औलाद की ख्वाहिश उस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी थी, वरना मेरा नाम लेने वाला तो कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन शायद वह मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं दे सकती थी। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों मैं अपनी औलाद के लिए भी परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली बीवी को भी देने लगा। खुद पर 3 सौतनें बर्दाश्त की थी उसने, लेकिन मेरी बीवियों में ये बात भी थी, लड़ती झगड़ती भी बिल्कुल नहीं थी, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी 3 बीवियाँ भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम थी तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का भी अजीब खेल था कि चारों ही बीवियों में मसले थे, लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था, किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो रास्ता अमर ने बताया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं आखिर इस फैसले पर पहुंच गया था कि अमर की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उसके साथ कोठे पर आ गया। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रुका। अमर मुझे रोकता रह गया, पूछता रह गया कि आमिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने अमर के आने का इंतज़ार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैंने बेचैनी से काटा था। एक पल मुझे चैन नहीं आया था। घर आकर भी मेरी बेचैनी बहुत बढ़ रही थी।
मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे कहने लगी कि आमिर, क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नहीं में सर हिला दिया। वह मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली थी जिसका मेरे पिछले 25 साल का साथ था। वह बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी रसौली फटकर कैंसर की शक्ल लेकर गई है। आप भी जानते हैं, मैं जानता था कि चंद महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा वक्त उसी के पास गुजारता था। मेरे कंधे पर उसने सर रखा तो मैंने भी अपने पास बैठा लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊँ, तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वह कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है मेरे इलाज का। बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। उसकी बात पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं इस घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रमशा का चेहरा घूमने लगा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। पहले ही तुम पर 3 सौतने ला चुका हूँ। शायद इस बीमारी से तुम सही हो जाओ। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो ये समझती थी कि आप बाप बन जाओ, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा कर देगा। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों सोचती हो? बच्चा शायद मेरे नसीब में नहीं है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की है, ताकि आपकी कोई नेकी ऊपर वाले को पसंद आ जाए। तो फिर रात को उस तवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात पर उसने एक गहरी सांस ली। कहने लगी, वह छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वह तवायफ है, फिर बहुत कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता था। पता नहीं उस कम उम्र में इस बेचारी से एक घटिया काम लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया था। वह लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी। बेशक वो बहुत हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो जाती तो शायद उस लड़की की उम्र मेरी बेटी की तरह होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे शादी कर लो आमिर। उसकी बात मेरे लिए अजीब सी थी। मैंने कहा, होश में तो हो? एक तवायफ किसी से शादी करती है, फिर उसकी मालकिन मुझे कदम क्यों उठाने देगी? फिर वह बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए भी मुझे शर्म आएगी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे उस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाए, ऊपर वाला आपको बाप बना दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया। कुछ दिन इस बारे में सोचता रहा, फिर ये सोचा कि मैं उससे शादी कर लेता हूँ। क्या पता ऊपर वाले को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए और रमशा भी उस कोठे से आज़ाद हो जाए। मैं अगले दिन ही कोठे पर पहुँच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक दिया, उस औरत के हाथ पर रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे रमशा से शादी करनी है और उसके बाद उसका इस कोठे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वह लालची औरत थी, इसलिए एकदम मान गई। मैंने अपनी पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दे दी। वह मेरे ही घर में एक कमरे में रहने लगी थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। मैंने कुछ लोगों की मौजूदगी में रमशा से शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरा महल देख रही थी। कहने लगी, साहब, ये सब तुम्हारा है, तुम तो बहुत अमीर हो, मेरे साथ तो बहुत कुछ खरीद कर रखा है। मैं उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि पति था। मैंने अपनी तीनों बीवियों से रमशा को मिलवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से भी मिलवा दिया और आखिर में मैंने अपनी तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि वह उसे कमरे में छोड़ आए। वह कमरे में छोड़ आई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियाँ बहुत अच्छी औरतें थीं और ये लड़की भी। उसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला आदमी था। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन एक तवायफ को बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं होता। लेकिन औलाद के खातिर मैं एक कड़वा घूंट भी पीने को तैयार था। मैंने सोचा था शायद ऊपर वाले को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। मैं हिम्मत करके कमरे में गया था। उस वक्त तक रमशा सो चुकी थी। वह बहुत कम उम्र की लड़की थी। बेशक मैंने 4 शादियाँ की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़की उनमें कोई भी नहीं थी। मैंने उसको लिहाफ उड़ा दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रमशा मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मैंने रात भर उसे कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे वो हैरत से देख रही थी।
मैंने उठकर उसे कहा कि नाश्ता कर लो, रात भी उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही रमशा भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी सब बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला ज़रूर खिलाता था। चारों बीवियों के साथ मैंने आज तक इंसाफ वाला मामला ही किया था। कुछ दिनों में मैंने रमशा से किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम नहीं किया था, लेकिन हाँ, उससे अच्छे से बातचीत ज़रूर करता था। कुछ दिन गुजरे थे कि वह मुझसे कहने लगी, साहब मुझे ये बताएं, आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों था? मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हुआ था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुमसे शादी की है। मुझे उसकी ये बात बुरी लगी थी, तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, शादी से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तो। उसकी बात पर मुझे शायद गुस्सा आने लगा। अगर वह उससे आगे कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता, लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाजारू नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा तेज हुआ था। मुझे गुस्से में देखकर वह चुपचाप होकर देखने लगी और कहने लगी कि हम सब ऐसे ही बातें करते हैं साहब, मैंने तो होश संभालते ही आदमी के ऐसे ही रूप देखे हैं, नोच खाने वाले और औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाने वाले भूखे कुत्तों जैसी। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे आदमी हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई थी, वरना मुझे तो तेज़ बुखार में भी किसी ने बख्शा नहीं है। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरे बुखार का लिहाज करे। ये कहते हुए टिप टिप आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। फिर उसने अपने बाजू से कमीज ऊपर की। उसका बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी हालत देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, ये देखो साहब, मेरे साथ ये सब करते हैं। मैंने तो आज तक आदमी को ऐसा ही देखा, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, सब में अलग हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और ऊपर वाले ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया है, और तुम तो वो भी कम उम्र और नाजुक। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं। बहरहाल एक रात में रमशा की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया था। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल कटा जा रहा था। 18 साल की लड़की के साथ जो भी किया गया था बिल्कुल गैर कानूनी था। बहरहाल वक्त के साथ रमशा के जख्म भी बढ़ने लगे। वह मुझसे कहती, आपने मुझे बदकिरदार को शादी करके रिश्ते में बांध दिया है। वह मेरे आदत और मोहब्बत से वाकिफ हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ुबान भी ठीक हो गई। वह मुझसे तमीज़ से बात करने लगी थी। मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे वह खुशी मिली थी जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। रमशा प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं अपने रब का शुक्रिया अदा कर रहा था। 2 महीने तक मैंने रमशा का बहुत ख्याल रखा था, उसे बिस्तर से भी नीचे नहीं उतरने दिया था। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत बेचैन सा चक्कर काट रहा था। जब लेडी डॉक्टर बाहर आई और बेहद परेशान थी, मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इतने सालों बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी हो गई थी। उस वक्त मेरी हालत क्या हो सकती थी, ये वही शख्स जान सकता है जिस पर यह सब बीत रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचाए, बच्चे का मालिक ऊपर वाला है। लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का नहीं कह सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उनसे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? वे कहने लगी, माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका सा लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाए मैं फूट फूट कर रोने लगा। ऊपर वाले ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक ऊपर वाला अपने बंदों पर वह बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।